हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 2.2 है, यानी कि चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यदि यह पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा इसके बाद की कहानी। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 2.2। हम इसमें सीखेंगे शून्यकों का खेल, यानी नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। ठीक है, और शून्यक यानी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, शून्यक एवं गुणांक के बीच में संबंध। ठीक है, तो पहले जो भी पढ़े थे थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो बोले पढ़े थे हम लोग पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद। क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक से दो से ज्यादा पद शामिल हो उसे बहुपद कहा जाता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जिसका जितना घात, जो कोई भी अगर पद लिखा हुआ है उसका अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है? उसका घात कहा जाता है। तो जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं कि x प्लस ए, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या फिर लिख रहे हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये सब नंबर लिख रही है, क्या है? पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के उदाहरण है, बहुपद के उदाहरण है। तो बहुपद को और आगे समझने के लिए हमें जरूरी है इसका शून्य क्या होता है जानना। तो मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं x प्लस 5, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 5, इसका शून्य क्या होगा? तो बहुपद का शून्य वो होता है जो दिए गए पद को जीरो कर दे। या फिर तो बताइए, यहाँ पे x प्लस 5 है, ये जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू कुछ हम पुट करेंगे तब, क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? इस x पर। तो इसी तरह ये सब में इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? x पर। इसमें भी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? x पर, और इसमें भी x पर, चाहे वो x कहीं भी हो। ठीक है, चाहे वो x कहीं भी हो, तो इसका जीरो किस पे डिपेंड करेगा? x पर, यानी कि x का वैल्यू ही हमें जीरो लाने में मदद कर सकता है। तो इसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं? तो x प्लस 5, तो x का कुछ ऐसा मान सोचेंगे जो इसको जीरो कर दे। तो क्या कर सकते हैं? x का क्या मान रखें कि जीरो हो जाए? तो -5 प्लस 5, देखिए -5 और प्लस 5 क्या बोले थे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि घटता है। तो 5 5 जीरो हो जाएगा, तो यही इसका शून्य हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5। इस बहुपद के लिए क्या है? शून्यक है। ठीक है, x इक्वल्स टू -5 इस बहुपद के लिए क्या है? शून्यक है। तो चलिए इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पे लाइन बाय लाइन मैथ्स का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आप देख ही रहे होंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट इस पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच में क्या क्या होता है, उससे पहले हम लोगों को क्या क्या जरूरत होगी, क्या क्या सीखना होगा। कुछ ऐसे कैलकुलेशन सीखने होंगे जो आपको काम आएगा। तो चलिए, तो एक घाती बहुपद, एक घात वाला, यानी रैखिक बहुपद जिसे कहते हैं, रैखिक बहुपद जिसे कहते हैं, बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है उसका? ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी। तो मान लीजिए इसका हमें जीरो निकालना है। क्या निकालना है? इसका जीरो निकालना है। तो क्या कर सकते हैं? तो इसको जीरो के बराबर कर सकते हैं, यानी कि वैसा वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। तो क्या हो जाएगा? हम यहां लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तभी तो ये पूरा जीरो होगा, यानी जीरो के बराबर होगा पूरा। तो उसका शून्य निकालना है। अगर हम इसको जीरो कर दिए तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सोल्व करने का तरीका बताए थे कि इक्वेशन को हम मान लेते हैं एक तराजू। क्या मान लेते हैं? एक तराजू। और तराजू पर क्या होगा? ये हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा बराबर का साइन रहता है, यानी कि बराबर मान के चलते हैं। अगर हम इधर से कुछ निकालेंगे, यानी कि इधर से भी कुछ निकालना पड़ेगा। अगर हम इधर से कुछ इधर डालते हैं, अगर इधर कुछ प्लस करते हैं तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर डिवाइड करते हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा।
ये है इक्वल्स का रूल। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे ना, तो ए एक्स यानी कि माइनस बी घटा रहे हैं क्योंकि माइनस बी को हटाना है, तो माइनस बी इधर भी करेंगे, माइनस बी इधर भी करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, प्लस बी सॉरी ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। अब ये कैसे हुआ माइनस बी, ये अगर समझेंगे डिटेल से तो समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी को हटा सॉरी बी को हटाना है पहले हमें, क्योंकि प्लस है तो एक या तो एक्स को हटा सकते हैं या फिर बी को हटा सकते हैं। तो एक्स को हटा नहीं सकते क्योंकि हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि चर मान होता है। ठीक है, ये एक्स चर मान होता है, तो उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बी को इधर ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ए एक्स प्लस बी तराजू वाला, अगर बी रहे तो इधर से बी घटा देंगे क्योंकि बी हटाना है हमें। अगर इधर जो घटाए वही क्या करना पड़ेगा, इधर भी घटाना पड़ेगा। बात समझिएगा, ठीक है, पूरा जड़ से। तो b और b घट के क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा ए एक्स और इधर बचेगा माइनस बी। इसी बात को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि b इधर आके माइनस बी हो गया। ठीक है, अगर इधर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बताते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो कैसे आया आप समझ रहे होंगे। अब हमें किसको हटाना है, ए को, केवल एक्स को बचाना है हमें, ए को हटाना है। तो क्या कर सकते हैं, ए से डिवाइड इधर भी और ए से डिवाइड इधर भी, इधर ए से ए कैंसिल हो गया, तो यानी कि एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। और यहाँ अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो ए इधर जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स यही इसका क्या हो गया, शून्यक। तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, माइनस बी बाई ए। रैखिक बहुपद का शून्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो है रैखिक बहुपद का, ये इसका मतलब कि उतना हार्ड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 3x प्लस 5 में इसका शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो हम अगर इसको इक्वल कर देते हैं 0 के, तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/3। तो माइनस 5/3 को अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो क्या करेगा, ये इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 5 है, x बराबर कितना आया है, माइनस 5/3। तो 3 और x गुना के रूप में है, इन मल्टीप्लाई बाई माइनस 5/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये प्लस 5 यहाँ पे है, तो क्या बचा है, माइनस 5 और प्लस 5, तो 5 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि 0 कर दे रहा है, यानी कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 5/3। तो इसका शून्य क्या है, अगर पूछा जाएगा इसका शून्य क्या है, तो माइनस 5/3। ठीक है, किस वैल्यू के लिए शून्य है, तो माइनस 5/3। एक्स के किस वैल्यू के लिए शून्य, इसका शून्य है, तो माइनस 5/3। चलिए दिशा से ना भटकते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसका शून्य हो गया, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, सुनकर लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप हम कल ही बताए थे क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका होता है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। इसमें है झमेल। ठीक है, इसका हम इतना आसानी से शून्यक निकाल नहीं सकते हैं जितना कि आसानी से इसको बराबर 0 कर देंगे। तो इसको भी हम बराबर 0 करके शून्यक निकाल सकते हैं। इससे पहले कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा
एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उदाहरण में आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या करना है? इसका शून्यक। तो शून्यक वो चीज होता है जो इसको पूरे पूरे जीरो कर दे, इस पूरे बहुपद को क्या कर दे? जीरो कर दे। और हमें क्या सीखना है? शून्यक एवं गुणांक के बीच में संबंध। तो कल ही बताए थे कि एक्स स्क्वायर, ये ए जो है क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी जो है एक्स का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है। और सी क्या है? अचर पद। अचर पद यानी कि इसका वैल्यू फिक्स होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, इतना हम लोग कल समझे थे। तो इसका समझते हैं कि शून्य कैसे, इसको हम जीरो कैसे करेंगे, इस पूरे बहुपद को हमें जीरो कैसे करना है। तो इसके लिए हमें एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रखना होगा। तो ऐसे वैल्यू तो रख सकते नहीं, इसलिए इसके इक्वल में क्या रख देंगे? जीरो कर देंगे। और जीरो करने के बाद इसको सोल्व करने का तरीका ढूंढेंगे कि कौन ऐसा उपाय है जिससे कि ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो देखिए, इसको बोलते हैं, इसको करते हैं गुणनखंडित, गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? पहले गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं। और गुणा के रूप में व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही ब्रांड, जिसे बोल सकते हैं ब्रांड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं गुणनखंड करने का। ठीक है, तो द्विघात गुणनखंड करने का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है 10 और x का गुणांक, यानी कि अगर इसमें सोचेंगे तो c और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना करेंगे। और जितना गुना करके आएगा इसको उतने बराबर भाग में तोड़ेंगे। तो चलिए, ये 10 आ रहा है, 10 और इसके गुना में एक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है। तो 10 1 जा 10 यानी कि 10। ठीक है, तो 10 को तोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? -10, सॉरी 10 10x माइनस 3x। कर सकते हैं? 10x माइनस 3x कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटाने और जोड़ने पर हमें +7 आना चाहिए। तो ऐसा क्या है? तो +5x प्लस 2x, और इसके गुणांक में गुना करने पर इतना आना चाहिए, यही था। ठीक है, तो 5x प्लस 2x, ये क्लियर है। 5 2 जा 10 और 5x और 2x जोड़ने पर 7x आ जाएगा। बस हमारा काम हो गया। और यहां से हम कॉमन लेना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए यहां आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे +10। अब देखिए बराबर 0। इसके लिए कैसे लिखेंगे कॉमन? तो x कॉमन ले लेंगे, और x में एक और गुना के रूप में है, तो x प्लस 5 में x गुना के रूप में था, तो बाहर निकल गया, तो 5 इसको ब्रैकेट में घेर दिए। उसके बाद क्या हो जाए? +2x, तो प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ देंगे 2। ठीक है, और फिर x प्लस 5। ठीक है, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और हमारा काम भी होते जा रहा है। बराबर में क्या कर सकते हैं हम लोग? 0 कर सकते हैं। अब देखिए, x प्लस 5 एक गुणनखंड हुआ, और x प्लस 2 हमारा एक गुणनखंड हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब ये देखिए दोनों जीरो के रूप में है। क्या है? ये दोनों जीरो के रूप में है। और कल ही हम बताए थे कि जितना घात होता है उतना शून्य क्या आता है। तो देखिए, अगर दो संख्या, मान लीजिए हम यहाँ बता रहे हैं x मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर 0 है, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, गुना होके 0 के बराबर हो जाएगा। कोई भी एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। तो इसलिए एक बार 0 कौन होगा? एक बार मान लेंगे, इसको दो पार्ट बना लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार बना लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा ध्यान से। तो यहां से क्या होगा? x इक्वस टू -2, और यहां से निकालेंगे तो x इक्वस टू इधर जाएगा तो -5। तो इसका दो वैल्यू है। तो बोले थे जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे, और शून्यक ही क्या होता है? वैल्यू, यानी x का मान होता है, x का मान होता है।
तो देखिए इसका भी एक आया -2 और एक आया -5। तो इस समीकरण का इसका शून्य निकल गया है और एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है -5। तो ये दोनों अगर इसमें रखेंगे तो ये पूरे बहुपद को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और इसको मिटाते हुए, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसी पे बात बताना है और सारी बातों को द्विघात बहुपद से जुड़ा हुआ। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ और भी बातों को समझाना है आप लोगों को। चलिए तो अब यहां से हम लोग क्या सीखे, तो सीखे ये कि हम इसका शून्य कैसे निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन से आप यही सीखे होंगे कि हम इसका शून्य कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ पे गुणांक के संबंध में संबंध कर लेते हैं। तो इनके क्या गुणांक में क्या संबंध होता है, तो इनका शून्य का मिटा दिए ना, वो एग्जाम्पल फिर से लिख दे रहे हैं। एक्स प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 10, यही था ना, एक्स स्क्वायर था शायद, देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ एक्स स्क्वायर था, 7x प्लस 10 यही था, और इसका शून्य क्या क्या था, एक था -2 और एक था -5, जांच भी हो जाएगा। तो इसके गुणांक क्या होंगे, तो मूलों के मूल बोले या फिर शून्यक बोले या फिर मान बोले, सब बात एक ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल क्या होगा, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल अगर जोड़ते हैं तो -2 और +-5 करेंगे तो आ जाएगा -7। मूलों का योगफल कितना है, -7, डायरेक्ट जोड़ के। फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पे इसमें रैखिक बहुपद में क्या होता था, डायरेक्ट -b/a क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे मूलों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए मूलों का योगफल, मूल ये आया था जब सोल्व किए थे, तो -2 और -5 जोड़े तो कितना आया, -7। तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले बैठाते हैं -b/a के, तो क्या हो जाएगा -b। अब देखिए ये भी बात समझना होगा, b जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, a जो होगा x स्क्वायर का गुणन कोफिशिएंट होगा, c अचर पद होगा। तो यहां से देखिए x का कोफिशिएंट 7 है, यानी कि b क्या है, a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है 7 है, और c बराबर क्या है 10 है। इसमें ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम जोड़े क्या बोल रहे हैं, -b/a, मूल का योगफल क्या होता है -b/a, सोल्व करके बताए थे। तो क्या हो जाएगा -b/a, यानी कि -7/1, यानी कि -7, ठीक है। आया कि नहीं आया, वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते थे कि x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कोफिशिएंट, और बाई में x स्क्वायर का गुणांक, ये वाला बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। इसका क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, जहां c क्या है, अचर पद, यहां लिख सकते हैं हम लोग, अचर पद दिख रहा होगा, अचर पद, और मूलों का a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख ले रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है c/a अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हैं बात। अब इससे हम लोग वेरीफाई करा सकते हैं, इससे वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर 7 है, c बराबर 10 है, इस एग्जाम्पल से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल है कोने में, सब पीरियड बाय पीरियड समझाते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 10 है,
तो c बाई ए है, क्या है c बाई ए, तो c कितना है 10 और a कितना है 1, तो मूलों का गुणनफल कितना कितना होगा 10, कितना होगा 10। यहां भी चेक कर लेंगे तो -2 और -5 को गुना करेंगे तो -2 और गुना -5 कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो देखिए यहां से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आ रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए द्विघात बहुपद के लिए, और जो वो गुणनखंड सिखाए वो भी। ऐसे तो गुणनखंड अभी बहुत सिखाने वाले हैं, लेकिन गुणनखंड जो पता है आप रिपीट करके देख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे समझाए थे, ठीक है। और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और मूल शून्यक मान जो भी होता है वो मूलों का योगफल कितना होता है माइनस बाई ए, जो भी मूल आएंगे उसका योगफल होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, ठीक है। और इसका बनाने का विधि भी अलग अलग है। ये बात याद रखना जरूरी होगा कि x का गुणांक क्या होता है a, और x का गुणांक होता है b, और अचर पद को क्या बोलते हैं हम लोग c। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। कुछ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए कुछ सारी बातें केवल बोलने और थ्योरी से नहीं स्पष्ट हो पाती हैं, कुछ बातें एग्जाम्पल से भी स्पष्ट हो पाती हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सब बात अभी लिखा हुआ है, आप लोग फिर से आपको फिर से समझाने में कठिनाई ना हो इसलिए, ठीक है, हमने ये मिटाया नहीं है। और आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है बहुपद, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो अभी हम लोग शून्यकों के बीच के संबंध योगफल क्या होता है माइनस बाई बी बाई ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, और माइनस बी बाई ए होता क्या है, तो एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, ठीक है। अचर पद को सी बोलते हैं। तो गुणनफल में क्या होता है, अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी बाई ए, यही होता है। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में हमें जांच करना है। तो इसमें तो हम अगर व्यापक रूप बोले द्विघात बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है व्यापक रूप। तो इसमें हमें ए एक्स के लिए क्या है, ए एक्स के लिए क्या है, ए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 1, क्योंकि एक्स के गुना में 1 हो सकता है। हमें बी नहीं मिल रहा है, बी यानी कि इसमें बी नहीं है, यानी कि क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है कि बी के साथ में कुछ जीरो हो गुना के रूप में, ठीक है, इसलिए बी नहीं है। और प्लस में सी जो है वो 3 है, यानी कि -3 है। अगर समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे समझ में सब आएगा, ठीक है। ये बातें हुआ है, इसलिए क्या है, ये वाला टर्म है ही नहीं इस इक्वेशन में। उदाहरण है, ये उदाहरण 3 है आपका एनसीईआरटी बुक का। तो b बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 0, क्योंकि b का कोई भी पद इसमें शामिल नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0। और c यानी कि कांस्टेंट पद है, अचर मान है ये 3, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। बस अब इसी पे इसको सेट कर देना है, ठीक है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अगर हम ऐसे जनरल मेथड से ऐसे ही अगर इसकी शून्यता निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो -3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3, क्योंकि ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वर्गमूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और बराबर में √3, ठीक है। और ये √3 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में रहेगा,
क्या रहेगा, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, क्योंकि ये वर्गमूल से आया है, पता नहीं इसका वैल्यू क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इससे इसके आधार पे एक वैल्यू होगा +3 और एक वैल्यू होगा -3। ठीक है, एक्स के कितने वैल्यू होंगे, 2। तो इसके जोगफल और गुणनफल इसके माध्यम से निकालेंगे। a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर 3 है, -3 है, सॉरी c बराबर -3 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मूलों का जोगफल क्या होता है, -b/a, तो 0 नहीं, b नहीं है तो 0, और a कितना है 1, और 0/1 कितना होता है 0। ये क्या है, जोगफल, लिख देते हैं जोगफल 0/1 यानी -b/a होता है, तो b है ही नहीं तो 0, और a है 1 यानी कि 0। ठीक है, गुणनफल गुणनफल क्या होता है, c/a यानी कि अचर पद, अचर पद इसमें क्या है 3 है यानी कि -3, और c/a है, a कितना है 1 है तो 1। ठीक है, इतना दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, गुणनफल आया इसका कितना -3, और योगफल कितना आया 0। ठीक है, तो इसका भी अगर ऐसे करते हैं तो +3 और -3, तो योगफल क्या आएगा 0, और गुणनफल तो 9। ओ ओ ओ -c/a 3/1 -3। ठीक है, गुणनफल -3 ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 2 3 हाँ, सॉरी, ये -3 होगा ना, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा ही, +√3 और -√3 क्या हो जाएगा 0 होगा ही। ठीक है, और इसको गुना करेंगे √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा +√3 और गुना में -√3 होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और √3 में से रूट हट जाएगा, -3 होगा। तो गुणनफल भी चेक हो गया। तो आप समझे होंगे इस एग्जांपल से। अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं पूरे को मिटा के। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए ध्यान से। चलिए अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। अगला एग्जांपल पढ़िए। तो अगला एग्जांपल के रूप में है एग्जांपल 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है। अब ये क्वेश्चन उदाहरण जो 4 है ये बहुत सिखाने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे आप इससे। ठीक है, उदाहरण 4 से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, योग कितना है -3 है। ठीक है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया है 2। तो पता करना है द्विघात बहुपद, वो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब द्विघात बहुपद ही हमें ज्ञात करना है, तो आपको वो भी सीखना है थ्योरी में, इसलिए एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर जोगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो जोगफल बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या होता है -b/a। ठीक है, क्या हो सकता है -b/a। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे -b/a और कितना दिया है जोगफल यहाँ पे -3 ठीक है, इसको कुछ भी मान लीजिए फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। मूलों का गुणनफल यानी कि क्या होता है c/a, क्या होता है मूलों का गुणनफल c/a। गुणनफल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है c/a, और योगफल होता है -b/a। तो c/a, तो c/a को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, c/a को 2 के बराबर लिख सकते हैं। हो गया क्लियर। ठीक है, अब इनसे हम मान वैल्यू निकाल कर इसमें रख सकते हैं, तो पता चलेगा कि हमारा क्या आया कि नहीं। और देखिए जोगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक वैल्यू दूसरा वैल्यू, और इसको अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, गुणनफल योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के रूप में हम सूचित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जब हम इस बात को अब इस बात ये तो हो गया। अब इस बात को अगर हम इसमें सबमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां से हम सबका वैल्यू पता कर सकते हैं। माइनस बी का वैल्यू यहां से पता कर सकते हैं, ए का वैल्यू पता कर सकते हैं और सी का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू अगर पुट करेंगे एक के टर्म में तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा योगफल को शो करता है इस व्यापक रूप का। माइनस बी बाई ए इक्वल टू -3 है, पहले से दिया हुआ है, क्योंकि योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए -3 को हम 1 लिख सकते हैं, इसको छोड़िए, -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3 है और इसको 1 से डिवाइड करेंगे, कोई अंदर पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ -3, यानी बी का वैल्यू क्या हुआ -3 और ए का वैल्यू कितना हुआ 1। उसी प्रकार यहाँ पे हम निकाल सकते हैं गुणनफल कितना दिया था c/a, कितना दिया है c/a दिया है, ठीक है। तो c/a को 2, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1 आया था। और इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू कितना दिया है 2, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू 1 रखेंगे तो x² हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ 1 से इंटू होगा तो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x² प्लस bx, b का वैल्यू कितना दिया है -3, तो हम यहाँ पे -b इंटू x लिख सकते हैं, प्लस c का वैल्यू कितना है 2, तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस, सॉरी b का वैल्यू कितना दिया है 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए 3, तो प्लस माइनस कितना कितना होगा 3 होगा, तो 3x प्लस 2। तो ये आपका निकल गया क्या जो पूछ रहा था उदाहरण 4, यानी 4 में क्या पूछ रहा था हमें, क्या 4 निकालना था, तो निकालना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये होगा। लेकिन इसके तरह इसके जैसा और भी बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, तो अगर हम ये k बाहर रख दें और x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर k से, जहां k क्या होगा, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा बहुत सारे असंख्य संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमें पढ़ना है, ये तो द्विघात था, क्या था द्विघात था, ठीक है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का योगफल -b/a गुणनफल c/a होता है और व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है। और द्विघात बहुपद में एक और छोटा सा टर्म है जो आपको बताते चल रहे हैं कि द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका, ठीक है। उस द्विघात बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे भी जब द्विघात समीकरण बताएंगे तो वहां पे भी आपको लिखने का तरीका आएगा। तो हम उसको द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद को कैसे लिखें, कैसे लिखें, तो लिखने का क्या तरीका है, तो हमें क्या पता रहता है, अल्फा प्लस बीटा, मूल क्या योगफल, और अल्फा इंटू बीटा, यही पता होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो भी होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारा आंसर
हो जाएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया था 2, शायद ये दिया था ना। हाँ यही दिया था, ठीक है यही दिया था। तो इसको अगर हम रखेंगे तो डायरेक्ट जो हम वैल्यू अभी पुट किए थे पीछे बताए थे वही आपका आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 3 दिया है, 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। पिछले वाला में थोड़ा सा माइनस प्लस का हो गया था दिक्कत, तो ध्यान से देखिएगा, -3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। इस समीकरण लिखते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब अगला टर्म देखते हैं, त्रिघात, ठीक है। अब त्रिघात में क्या होता है, तो त्रिघात का व्यापक रूप आपको हम बताए थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो व्यापक रूप हम कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x³ प्लस bx स्क्वायर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है व्यापक रूप। और इसके मूल का योगफल क्या होता है, ठीक है। तो मूल का योगफल इसका कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो तरह से निकलता है इसका मूल का योगफल। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और एक होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक होता है आपका, हाँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा, ये गामा ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे, ये यूनानी वर्ड है, यूनान से लिया गया है, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसका होता है -b/a, और -b/a को आप समझते होंगे क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक। देखिए x³ का गुणांक सब में होगा, x³ का गुणांक, ठीक है। उसी प्रकार इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा c/a, इसका क्या हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा इंटू गामा लिख सकते हैं आप इसको, अल्फा इंटू गामा, इसका होता है c/a, और c क्या है, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, और बाई में हो जाएगा आपका x³ का गुणांक। उसी प्रकार अगला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी गुणनफल, ठीक है। तो ये होता है लास्ट में -d/a, जहां d क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर मान, अचर पद, और बटा में x³ का गुणांक। ये था आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और उससे संबंधित योगफल और गुणनफल, ठीक है। अब इससे आगे 2.2 का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस थ्योरी को आप एक बार दो बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आपके बुक में भी ये सब थ्योरी दिया हुआ है, समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करने के बाद एक थ्योरी का वीडियो बनाएंगे। तब तक धन्यवाद।